वोट जरूर करें, मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये 5 साल में आता है। एक अच्छा एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी रहे, संगठन के व्यक्ति रहे, विभिन्न दायित्वों का निर्वाह भी किए हैं, एक अच्छा अनुभव भी रहा। जाति हर जगह है, पूरे भारत में भी है, विश्व में भी है, लेकिन सभी का आकलन अलग अलग है। नमस्कार, मैं आयुष आनंद स्वत्त समाचार के विशेष कार्यक्रम विधायक जी में आपका स्वागत करता हूं। हमारे साथ मौजूद है पटना साहिब क्षेत्र के सक्रिय सामाजिक कार्यकर्ता संजीव यादव जी। मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहूँगा कि संजीव यादव जी पिछले कई वर्षों से शिक्षा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और धार्मिक क्षेत्रों में सामाजिक कार्य कर रहे हैं। इन्होंने स्पोर्ट्स के प्रति कई युवाओं को प्रोत्साहित किया है। संजीव यादव जी, आपका स्वत्त समाचार में हार्दिक स्वागत है। आयुष जी, आपका भी हार्दिक अभिनंदन है। स्वागत करते हैं कि इस चुनावी माहौल में आप हमारे पास आए हैं, इसके लिए मैं ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूं। आपके व्यूअर को भी मैं स्वागत करता हूं। धन्यवाद सर। तो अभी आपने चुनाव का ही जिक्र शुरू कर दिया। इस चुनावी माहौल में और क्या बात हो सकती है, और इसीलिए मेरा पहला प्रश्न जो आपसे है वो यही है कि आपके क्षेत्र में चुनावी माहौल क्या है, लोगों का चुनावी मिजाज क्या है? देखिए, 2 दिन पहले ही हम लोग का आस्था और स्वच्छता का प्रतीक छठ मैया का पर्व समाप्त हुआ है और राष्ट्रीय पर्व लोकतंत्र के पर्व में हम लोग प्रवेश किए हैं। तो जिस तरह छठ मैया का जो स्वच्छता का प्रतीक है, एक सुकून शांति का, उसी तरह लोकतंत्र में जो लोकतंत्र की जननी बिहार लिच्छवी रही है, वैशाली रही है, उसको आत्मसात करते हुए भारत सरकार चुनाव आयोग के नेतृत्व में ये चुनाव बिहार में होने जा रहा है। निश्चित तौर पे बिहार विधानसभा चुनाव अपने आप में एक नया संदेश देगा। जिस हिसाब से यहाँ लोगों का माहौल बन रहा है, उत्साह बन रहा है, और उत्साह को देखते हुए जो पिछले वर्ष से 2024 में लोकसभा में जो वोट ऑफ परसेंटेज नीचे गिरी, उसके चिंता करते हुए लगातार चाहे सामाजिक स्तर पे या अपने बहुत से ऐसे राजनीतिक स्तर इस बात की ज़रूर चिंता कर रहे हैं कि उस वोट ऑफ परसेंटेज को हम लोग बढ़ाएं। और एक मेरा जो अपना चिंतन है और विचार है कि लास्ट टाइम जो लोकसभा में वोट ऑफ परसेंटेज नीचे गए हैं, ऐसे पटना साहिब का और सबों की बनस्पत काफ़ी अच्छा रहा। बाकी सब जगह 34%, 36%, 38% यहाँ 51% रहा। लेकिन इस बार मेरा अपना है कि आकलन है कि ज़्यादा इसलिए होगा कि दूसरा जो पर्व मनाने के लिए है, बहुत से ऐसे पर्वतीन परिवार कुछ लोग यहाँ हैं, तो इस राष्ट्रीय पर्व में भाग लेने के लिए उत्सुक हैं। दूसरा, लास्ट टाइम जेठ बैसाख का समय था, गर्मी बहुत थी, उसके कारण भी कहीं ना कहीं प्रभावित हो रहा था। इस बार मौसम भी बड़ा प्लेजर है, बड़ा सौहार्दपूर्ण वातावरण है, तो निश्चित और वोट ऑफ परसेंटेज भी काफ़ी अच्छा रहेगा। मेरा अगला सवाल आपसे यही था कि आप इस विधानसभा चुनाव, बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को अपने पिछले चुनावों से अलग कैसे देखते हैं? देखिए, हर चुनाव अपने आप में अलग होता है। 5 वर्ष का जो ड्यूरेशन होता है, अंतराल होता है, उसमें बहुत सी बातें, नई बातें, अनछुए पहलू आते रहती हैं। इस बार में अलग इस मायने में है कि केंद्र सरकार की जितने भी लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी योजना है, एक तरह से कहें तो गरीबों को समर्पित है, दलित, मजदूर, युवाओं को समर्पित, महिलाओं को समर्पित है। और जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे हम किसान के लिए काफ़ी काम किए हैं। अभी देखिए कि छोटे छोटे बीज लाने के लिए पहले किसान 100 रुपया, 200 रुपया किसी सेठ साहूकार से लेते थे, तो उनका रेट ऑफ इंटरेस्ट 7%, 8% लगता था। आज माननीय प्रधानमंत्री निधि सम्मान योजना के अंतर्गत 2000 रुपया दे रहे हैं, निःशुल्क दे रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी राहत है। दूसरा, अभी का जो सरकार ने 125 यूनिट बिजली की तो 1000 रुपये का पड़ गया, तो 1000 रुपया यानी 12,000 रुपये का बचत बहुत बड़ी राहत है हमारे गरीब गुरबा के लिए। तीसरा, जो हमारे वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन 3BQ जो 400 से 1100 किया गया, उसमें बहुत बड़ी राहत है। हमारी आधी आबादी कह सकते हैं कि महिलाएं मातृ शक्ति की है, जिनके स्वरोजगार के लिए, स्वावलंबी बनाने के लिए 10,000 रुपया बिना कोलेटरल के, बिना किसी मॉर्गेज के लिए
चाहे अचार, पापड़, बुटीक, मेहंदी, किसी का भी काम कर सकते हैं। अगर वो बिजनेस गोइंग ऑन हो गया तो 2 लाख रुपया और आपको दिया जाएगा। तो इस तरह की छोटी छोटी योजनाएं जो है निश्चित तौर पे एक लाभार्थी के रूप में बड़ी संख्या में हमारे माताएं बहनें लोग आ रहे हैं। युवाओं के लिए देखिए, पहले कोई भी हम अपना एक एग्जामिनेशन का भरते थे तो कहीं 1200-1500 लगता था, अब मात्र 100 रुपया किसी भी एग्जाम के लिए कर दिया गया। जीएसटी की बात करें, जो जीएसटी जो 18% 25% था वो नीचे आकर 5% पर आ गया। कुछ दवा जो हमारा जो क्रोनिकल डिजीज है, जैसे कैंसर है, पेंक्रियाज है, लीवर है, उसका तो फ्री ऑफ कॉस्ट कर देगा। तो हर लोग में एक उत्साह है, एक उम्मीद है, एक राहत है। तो ये अपने आप में ये जो चुनाव अद्भुत रहेगा और सबसे ज़्यादा उत्साहवर्धक और विश्वसनीय चुनाव रहेगा कि हर लोग, मैं समझता कोई ऐसा घर नहीं है जिसको लाभ न मिला हो। जैसे बुद्ध ने कहा था कि एक महिला की पुत्र मर गया तो बोले कि मेरे बेटा को जिंदा करा दीजिए। तो बुद्ध ने कहा कि भाई ठीक है, तुम ऐसा घर ढूंढ के ले आओ कि किसी की मृत्यु न हुई हो तो आपके बेटा को जिंदा करा देंगे। तो ठीक इसी तरह का प्रसंग है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ पर ये लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी से लाभ नहीं मिला होगा, उससे अवगत नहीं होगा। तो निश्चित तौर पे अगर बोर्ड ऑफ परसेंटेज भी बढ़ेंगे, जितने लोग को राहत मिला वो राहत बहुत ही विश्वसनीय, उत्साहवर्धक है। तो हर लोग वोट पोल भी करेंगे और हर लोग का विश्वास भी इस सरकार के प्रति, इस नरेंद्र मोदी जी, नीतीश जी के प्रति बढ़ा भी है। संजीव जी, आपने इस सरकार से जुड़े कई उपलब्धियों को गिनाया। सरकार आगामी चुनाव से पहले वो जो सुविधाएं उपलब्ध करा चुकी है अपने पुराने कार्यकाल में, आपने उन सब का भी जिक्र किया। लेकिन मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि क्या इन सारे मुद्दों पर वोट गिरता है या बिहार में आज भी वोटिंग का बेसिस सिर्फ जाति ही है? यह माना जाता है कि बिहार के चुनावों में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आप पटना साहिब के चुनाव में इस जातीय समीकरण का क्या प्रभाव देख रहे हैं? देखिए, जातीय के बाद जहाँ आयोजित है, जाति हर जगह है, पूरे भारत में भी है, विश्व में भी है, लेकिन सभी का आकलन अलग अलग है। कहीं अमीरी गरीबी का है, जाति का है, कहीं गोरे काले का, हर जगह है। साउथ में भी अलग अलग तरह के लोग हैं। लेकिन जहाँ तक जाति का प्रश्न पटना साहिब के संदर्भ में करते हैं तो मैं नहीं मानता हूँ। यहाँ एक तरह से समझिए कि पटना साहिब एक कस्बाई समाज है, चचा बाबा दादा सब लोग हैं और यहाँ पर ज़्यादा एडवर्टीजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। यहाँ अपने आप में सभी लोग ट्रेडिशनल एक दूसरे से संपर्क करके, आज कोई भी है तो उतने ही आदरणीय पूजनीय जितने मेरे पिताजी हैं। आज इतना लोक लिहाज पटना सिटी में है कि हर दूसरे सीनियर को लेकर लोग सम्मान करने के लिए कहीं ना कहीं एक अनुशासन का आत्मसात करते हैं। तो यहाँ एक किसी जाति विशेष का प्रभाव नहीं है, और न कि कोई नेता बनता है तो कोई जाति विशेष का नेता बनता है। जैसे मैं आदरणीय नंदकिशोर जी की बात करूँ, जो 35 साल यहाँ पे जनप्रतिनिधित्व के रूप में रहे, यूँ ही कोई 35 साल नहीं रह जाता है। कहीं ना कहीं हर लोग का प्यारा दुलारा होता है तभी होता है। तो हम लोग का जो एक स्वभाव रहा है कि यहाँ पर एक कस्बाई समाज भी है, खानदानी लोग भी हैं, पुराने लोग भी हैं, पौराणिक पारंपरिक रहा है। तो हर समाज के लोग हैं और हर समाज में जो सहर्ष स्वीकार होंगे वही लीड करेंगे, वही नेता बन सकते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा जो है जात का छाप नहीं पड़ता है। आपने अभी हमारे वर्तमान के विधायक श्री नंदकिशोर यादव जी का जिक्र किया और मेरा अगला सवाल भी आपसे नंदकिशोर यादव जी से ही जुड़ा है। नंदकिशोर यादव जी 35 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, जनता की सेवा कर रहे हैं, जैसा कि आपने बताया। आपके हिसाब से नंदकिशोर यादव जी के रेजिम का 3 सबसे प्रमुख उपलब्धि कौन कौन सा है? देखिए, आप तो बहुत कम अंक में आंक रहे हैं, 3 नहीं 30 भी कह सकते हैं तो कम पड़ेगा। देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ी विडंबना ये थी कि यहाँ की पटना सिटी कह लें या बनारस की गलियाँ कर लें या चांदनी चौक की गलियाँ कर लें, या तो मैं विदेश में 2017 में बार्सिलोना गया था, पेरिस गया था और उसकी राजधानी मैड्रिड है। तो मैड्रिड में भी जो पुरानी मैड्रिड है, अब तो नया मैड्रिड है, तो वहाँ भी मैं घूमा तो मैं देखा कि ये गलियाँ शायद
सिर्फ पटना सिटी या बनारस या चांदनी चौक, लेकिन नहीं, विश्व में भी इस तरह की जो है बनाने का एक आर्टिफिशियल एक कला है वहाँ पे। तो वहाँ मैं स्पेशली, वो 11,000 ही रहते हैं। वो मैड्रिड जो पुरानी राजधानी थी पेरिस की, और वो पहाड़ पे थोड़ा सा बसा हुआ है, तो वहाँ का बसावट को देखा कि नहीं, हमारा पटना सिटी भी जो है ना उसी तरह की गलियाँ। तो ये पहले की जो गलियाँ थी आयुष जी, दम बजबजाया हुआ था, कोई और छोड़ता नहीं था, कहीं पानी का निकास नहीं था, नाली नहीं बनी हुई थी। तो सबसे बड़ा जो यहाँ पर जो बस बनाया गया, वो हर नली को टच किया गया, हर गली को टच किया गया। पहले हर जगह जो स्ट्रीट लाइट का तार था वो झूला हुआ था, किसी के सिर पर रहता था, कभी स्पार्क कर रहा था, कभी कोई घटना दुर्घटना हो रही थी। सभी को सुव्यवस्थित सुदृढ़ किया गया। चाहे हम गली की बात करें, नाली की बात करें, स्ट्रीट लाइट की बात करें, सब कहीं ना कहीं सुव्यवस्थित हुआ। पहले टर्म में तो ये व्यवस्था की गई। दूसरे टर्म में व्यवस्था की कि भाई कि बड़े रोड को टच किया जाए। तो जब पथ निर्माण मंत्री बने तो उन्होंने सड़क के क्षेत्र में काम किया। तीसरी एक सबसे बड़ी, जब वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में थे तो उन्हीं के समय में सोमवार को कौन कलर होगा, मंगलवार को लाल होगा, बुधवार को हरा होगा, बृहस्पतिवार को पीला होगा, शुक्रवार को सफ़ेद होगा, इस तरह का बेडशीट वहाँ बदला गया। वहाँ का जो स्वच्छता में जो आचरण था उसको स्वीकार किया गया। तो समझिए कि जो जो उनका क्षेत्र मिला, या हम पर्यावरण, ये पर्यटन के क्षेत्र की बात करें तो पर्यटन के क्षेत्र में विष्णु मंदिर जो सबलपुर है उसका विकास हुआ, बैकटपुर धाम का विकास हुआ। तो उनका एक स्वभाव रहा है काम करने का। और अभी एक लेटेस्ट बात करते हैं तो जो सबसे बड़ा उनका ड्रीम प्रोजेक्ट था, जो 2000, मेरे को याद है 2012 में सनातन धर्म में हम लोग बिहार का शताब्दी समारोह मना रहे थे, और हम लोग ने उस रोटरी क्लब के माध्यम से 100 क्वेश्चन और 100 इनाम रखे थे क्विज डिबेट में। तो उस समय हम लोग ने पथ निर्माण मंत्री को बोला था कि ये लगता है कि जिस तरह शेरशाह सूरी ने काम किया था, शायद उस तरह से आपका विजन है। आज न कल ये पाथवे जो देख रहे हैं, जिसको हम लोग मेरीन ड्राइव बोलते हैं, वो लगता है कि आपका जो विजन और दृष्टि साकार होगा। देखिए आज वो साकार हुआ। हम मतलब कि आज से 12 वर्ष पहले उसमें चर्चा हम लोग किए। तो वो जो पटना सिटी का लाइफलाइन था, जो जाम से निजात मिला, जो हम लोग पहले पटना जाने में 1.5 घंटा लग जाता था, आज हम लोग लगता है कि 20-22 मिनट में पहुंच जाते हैं। तो सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक अगर कोई काम हुआ है तो वो मेरीन ड्राइव हुआ। हमारा जो मनोज कमलिया स्टेडियम था, यहाँ पर जो खेलने का कोई जगह नहीं था। ठीक है, अभी की स्थिति में थोड़ा सा डिलेपेटेड हो गया, जर्जर हो गया, लेकिन अभी 27 करोड़ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष के कार्यकाल में हमें हाल ही में पिछले महीने पास करवाया और काम लग भी गया है। तो इस तरह के तमाम बहुत से ऐसे काम हुए। आप देखिए, रामदेव महतो कम्युनिटी हॉल हुआ, पाथवे हुआ, जॉगिंग ट्रैक हुआ, जो पटना सिटी का हृदय स्थली है, ऑक्सीजन फेफड़ा है, मॉर्निंग वॉकर है। ठीक है, अभी जर्जर है लेकिन उसमें काम लग चुका। तो हम समझते हैं कि 5-6 महीना में वो भी तैयार हो ही जाएगा। फिर अभी ओपी शाह जो बना है, या कंगन घाट के किनारे जो बना है पर्यटन विभाग का, तो सब उनका ही देने की एक कैबिनेट मीटिंग में बैठ के अपने जो भी समस्या पटना सिटी के रही है, उनका एक शुरू से स्वभाव रहा कि पटना में जो चीज़ है वो सिटी में हो, सिटी अछूता न रहे। तो उस स्वभाव से लगातार देख रहे काफ़ी काम यहाँ पे हुआ है। आपने बहुत सारे काम गिनवाए जो भाजपा सरकार ने पिछले 7 टर्म में पटना साहिब के क्षेत्र में किया, लेकिन क्या सब कुछ हो गया या कुछ शेष भी रह गया है? कौन सी 3 प्रमुख यहाँ की समस्याएं हैं जो अभी भी शेष है, जिस पर आपको आगे काम करने के लिए भाजपा सोच रही है? देखिए आयुष जी, जब तक जीवन है तब तक समस्या है, लेकिन उसको हम कैसे लेते हैं। समस्या जहाँ रहेगा वहाँ समाधान भी होगा, और जब तक सृष्टि है, समस्या कुछ न कुछ नकारात्मक बातें, कुछ न कुछ अपशब्द, कुछ न कुछ अदृश्य शक्तियाँ काम करते रहती हैं। उससे आदमी को विचलित नहीं होना चाहिए। कुछ काम है जो अछूता रह गए हैं, तो जो हमारे नए अभी उम्मीदवार खड़े रत्नेश जी, निश्चित तौर पे उनके बताए हुए बातों को, उनके किए हुए कदमों को पूरा करेंगे, और हम लोग भी उनको सहयोग करेंगे। जो जैसे अभी पटना सिटी में जो सबसे बड़ा मंडी है, मारूगंज मंडी हो या मछट्टा मंडी हो, उसको सुव्यवस्थित करने का समय है। एक बड़ा है कि जो अपना मोर्चा पर जो रोड है, जिसको इंक्रोचमेंट ड्राइव करके पटना नगर निगम ने आज से 6-7 साल पहले छोड़ दिया है, उसको सुव्यवस्थित करने का समय है। एक है कि अभी के दिनों में, हाल में दिन देख रहे हो, जो जल्ला क्षेत्र, जो हमारा गांव है, खेती बाड़ी है, सब हम लोग का है वहाँ पे,
तो वहाँ जो किसान आते हैं और इस पार होते हैं शहर की तरफ, लगातार एक्सीडेंट हो रहा है। तो फ्लाईओवर ब्रिज की ज़रूरत है। तो जिस तरह से लोग प्रगति के लिए आगे बढ़ते हैं, जनसंख्या बढ़ती है, तो कहीं ना कहीं उसकी आवश्यकताएं भी बढ़ती हैं। तो समस्या तो रहेगा, लेकिन उस समस्या पर हम कितना कंसंट्रेट करते हैं, फोकस करते हैं, हम कितना सीरियस है, कितना गंभीर है, उन बात को लेकर उसका समाधान भी करते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। और मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि आप बिहार विधानसभा में, पटना साहिब विधानसभा में चुनाव के तमाम प्रत्याशियों में आपके अनुसार प्रमुख प्रतिस्पर्धा किन किन पार्टियों के बीच? देखिए, अभी तो दो ही पार्टी में प्रतिस्पर्धा है। एक रत्नेश कुशवाहा जी हैं जो एनडीए के घटक दल के नेता, भारतीय जनता पार्टी के, और एक है महागठबंधन से, कांग्रेस से, शशांक शेखर जी। दोनों युवा हैं, दोनों प्रतिभाशाली हैं, दोनों में अपार संभावनाएं दिखती हैं, पढ़े लिखे लोग हैं। लेकिन एक बात समझने की है कि आप किस दल से बिलोंग कर रहे हैं। निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी का एक अलग विचार, दृष्टि और सोचता रहती है ना। तो आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो रत्नेश जी एक अच्छा एडवोकेट भी हैं, अधिवक्ता भी रहे, संगठन के व्यक्ति रहे, विभिन्न दायित्वों का निर्वाह भी किए हैं, एक अच्छा अनुभव भी रहा है उनके पास, चाहे वो अनुभव वकालत के क्षेत्र में हो या राजनीति के क्षेत्र में। तो निश्चित तौर पे रत्नेश जी का जो काम करने का शैली है और रत्नेश जी का जो एक संगठन में अपना पकड़ है, लोगों तक पहुँच है, तो हम समझते हैं कि रत्नेश जी का कहीं न कहीं जो दूसरे कैंडिडेट हैं वो अपर हैंड रहेंगे, और हम समझते हैं कि यहाँ की जनता भी उनको पसंद कर रही है और विजय के पथ पर वो आगे बढ़ भी चुके हैं। रत्नेश जी के खिलाफ एक नरेटिव, बाहरी कैंडिडेट का नरेटिव, ये पटना साहिब के वोटरों को कितना प्रभावित करेगा आपके अनुसार? देखिए, बाहरी कहना सरासर गलत होगा, क्योंकि लगातार जुड़े रहे संगठन से, भारतीय जनता पार्टी से, और वो यहीं के हैं, यहीं के बेटा है, यहाँ के रिलेटिव है, यहीं पर इनका ननिहाल देहाल भी पुराने बसे हुए लोग हैं, काफ़ी इनका परिवार भी है। तो ऐसा अगर बाहरी कहेंगे तो जो कैंडिडेट आए हैं उधर से, वो भी बरसों बाद आए हैं। तो ऐसा कहना, इस तरह का जो हल्की बातें हैं वो जनता स्वीकार नहीं करेगी, और शुरू से ही संगठन में काम करते रहें, यहाँ रहें, दिखाई पड़ते रहें, चाहे वो वकालत के क्षेत्र में यहाँ के बहुत से ऐसे क्लाइंट हैं जो उनको लाभ पहुँचा है, बहुत से ऐसे किसान के लोग हैं जिनके मुआवजा के लिए हम लोग साथी दोनों को एक साथ लड़ाई लड़े हैं। तो बाहरी कहना, लेकिन मुझे जो लगता है, जो जनता को सबसे बड़ा भय होगा संजीव जी अभी, कि क्या चुनाव जीतने के बाद भी रत्नेश जी आज चुनाव प्रचार के समय जैसे लोगों के बीच अवेलेबल है, वो चुनाव जीतने के बाद भी लोगों के बीच वैसे ही अवेलेबल होंगे जैसे नंदकिशोर यादव जी अवेलेबल हुआ करते थे? नहीं, नंदकिशोर जी तो खैर यहाँ के हैं ही, और गार्जियन है, अभिभावक है, किसी के चचा बाबा, यहाँ तक कि अब दादा भी बन गए। तो यहाँ के लोग स्वीकार करते हैं कि अभिभावक, मतलब घर के नहीं नगर के अभिभावक हो गए हैं। तो ये जब बाहर की बात मैं स्वीकार नहीं करता हूँ। बाहर से तो जॉर्ज फर्नांडिस भी आए थे, बाहर से शरद यादव भी आए थे, बाहर जाके बड़े बड़े लीडर भी रहे थे। बात है कि आप कितना कनेक्ट कर पाते हैं, और जब यहाँ से जीतेंगे तो यहीं के होकर रह जाएंगे, तो यहाँ पर अपना आवास प्रवास सब यहीं पर करेंगे। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है कि बाहर के हैं, जीतने के बाद तो 24/7 यहाँ सेवा भी करेंगे, यहाँ अपना आवास प्रवास भी अस्थायी रूप से बसा लेंगे। तो राजनीति में बाहरी भीतरी उतना प्रश्न नहीं रखता है। बड़े बड़े जितने भी लीडर मैं बताया, सब तो बाहर से आके जीते, स्थापित हुए, सेवा करके गए। मैं हाल ही में रत्नेश जी का किसी अन्य चैनल पर एक वीडियो देख रहा था, जिसमें रत्नेश जी पटना साहिब के जनता को यह आश्वासन दिला रहे थे कि वो लोगों से जुड़ाव में 1% की भी कमी नहीं आने देंगे। वो ऐसा कह रहे थे, उनका ये कहना था। आपको क्या लगता है ये कितना संभव है उनके लिए कर पाए? हाँ, बात सही बोल रहे हैं कि कमी इसलिए नहीं आने, पहले पुराना अनुभव भी रहा है ना। लगातार कार्यकर्ताओं के लिए, संगठन के लिए, समस्याओं के लिए लगातार वो जूझते रहें, लगातार काम करते रहें, तो ये कहीं समस्या की बात है ही नहीं। अब कुछ बिहार विधानसभा के कुछ बड़े मुद्दे
उसके ऊपर आपकी राय जानना चाहता हूँ। जैसे इस बिहार विधानसभा 2025 में एक बहुत बड़ा मुद्दा एसआईआर, इसके ऊपर बहुत चर्चा हुई तमाम पार्टियों के बीच। एसआईआर के ऊपर आपका क्या मत है? देखिए, जो कांग्रेस ने आरोप लगाए एसआईआर, और जिस मुद्दे को लेकर 3 महीना 4 महीना पहले पद यात्रा भी निकाले राहुल जी, तेजस्वी जी लोग, शुरू में वोट चोर मताधिकार चोर की बात करने लगे। ये सब मुद्दा जो है आज के दिन में लुप्त हो गया है, टाइम टाइम फिक्स हो गया है, कहीं ये मुद्दा है नहीं। भाई एसआईआर तो होना ही है, पूरा निरीक्षण तो करना ही है। अब जो लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो बिहार छोड़ के चले गए, 2 जगह तो मत नहीं डाल सकते हैं, ऐसे लोग का सर्वे करके हटाया गया। बहुत से ऐसे लोग हैं जो गुजर गए हैं, उन लोग को नहीं क्या उसमें नाम रख सकते हैं। बहुत से ऐसे लोग हैं जो यहाँ से छोड़कर चले गए, उनका तो ऐसे लोगों का नाम चिन्हित करके और हटाया गया। तो उसमें वोट चोरी की कहाँ बात है? होता क्या है ना कि बहुत से ऐसे विपक्ष प्रतिपक्ष हतोत्साहित हो जाते हैं कि नया कदम जब उठाते हैं तो उनको लगता है कि हमारी दुकानदारी जो है ना, राजनीतिक दुकानदारी बंद होने जा रही है। लेकिन मैंने कहा ना कि ये जो अभी पर्व बीता छठ मैया का, स्वच्छता का प्रतीक है। तो इस तरह का स्वच्छता, मतदान का स्वच्छता का एक आचरण, एक व्यवहार को आगे बढ़ाया गया है कि लगभग ऐसे कम से कम हम समझते हैं कि शायद 35-40 लाख के नाम कटे हैं। तो उन्हीं लोग को कटा है, और उसका समय भी दिया गया कि मान लिए बाय द वे मिस्टेक होता है, ह्यूमन एरर होता है कि बाय द वे किसी का नाम गलती से कट गया या नहीं जुड़ा है, तो फॉर्म सी भर लीजिए, फॉर्म डी के अनुसार आप कंप्लेन कर लीजिए। सब कुछ समय दिया गया। आपका ये तो मुद्दा कौन हो गया? है ही नहीं मुद्दा। तो झूठ मूठ का एक पॉलिटिकल मतलब कयास लगाया जाता, एक पॉलिटिकल उसका कलर रंग दिया जाता, लेकिन ऐसे कोई मुद्दा है नहीं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एक और नया बदलाव हुआ है, जिसमें प्रशांत किशोर जी द्वारा एक नई पार्टी जन स्वराज का शुरुआत किया गया है। जन स्वराज पटना साहिब की प्रत्याशी विनीता मिश्रा का पटना साहिब में कितना प्रभाव? देखिए, विनीता जी को मैं काफ़ी दिनों से जानता हूँ, और विनीता जी धजीती देदान समिति, मैं उसका प्रदेश उपाध्यक्ष हूँ। और आदरणीय स्वर्गीय सुशील मोदी जी और हमारे अभिभावक तो गंगा बाबू जी, दोनों ने यहाँ पे धजीती देदान समिति को लाया, और एक अच्छा जीते जी रक्तदान मरणोपरांत नेत्रदान अंगदान देहदान का एक यहाँ पे अभियान चला है, और शुरू से ही हम लोग जुड़े रहे हैं। और विनीता जी भी हाल के वर्षों में जुड़ी है, निश्चित तौर पे एक सामाजिक कार्यकर्ता है। लेकिन राजनीतिक दृष्टि से विनीता जी का यहाँ पे उतना जनाधार नहीं है। यहाँ पर किसी स्थानीय जन स्वराज देता अलग बात है, भाई पॉलिटिकल पार्टी है। दूसरा विषय आता है कि उनका पकड़ कितना जन स्वराज का। देखिए, जन स्वराज जो है, जिस तरह से अरविंद केजरीवाल शुरू में आए, एक बबूले की तरह, पानी का बबूला होता है, दिखता है बड़ा सा दिखाई पड़ता है, एक आभासीय, और फिर उसके बाद ख़त्म हो जाता है। ठीक उसी तरह से ये आभासीय दिखाई पड़ा, चमक दिखा, अच्छी अच्छी लोग हमने लच्छेदार बातें कर रहे हैं। लेकिन इस राजनीति में इनका जो पहला विधानसभा वो लिटमस टेस्ट है। अच्छा है, काम कर रहे हैं, प्रशांत जी का डिलीवर ऑफ स्पीच भी अच्छा है, सब कुछ ठीक है। लेकिन यहाँ का राजनीति जो है ना, आप देख रहे हैं, चाहे वो चाणक्य के समय की बात करें, बिंदुसार के समय की बात करें, अशोक के समय की बात करें, लगातार उस समय यहाँ लोग राजनीति को देखते हैं, राजनीति को श्वास लेते हैं। यहाँ राजनीति की बसावटी है कि राजनीति को खाते पीते हैं। तो उतना आसान नहीं है कि यहाँ पे राजनीति इतना जल्दी कुछ अचीव कर जाए। मेहनत करें, ठीक है, मेहनत में लोकतंत्र की खूबसूरती है, मजबूती है कि भाई ऐसे लोग को आना चाहिए। लेकिन इतना जल्दी इस लिटमस टेस्ट में कितना सफल हो पाते हैं तो समय ही बताएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में सभी प्रत्याशी अपने चुनाव प्रचार में जोर शोर से लगे हैं। दावों और वादों का सिलसिला चालू है, और ऐसे ही एक दावा, एक वादा महागठबंधन की ओर से किया गया है, जिसमें हर घर सरकारी नौकरी देने का वादा किया गया है। आपको क्या लगता है ये कितना संभव है कर पाना महागठबंधन के लिए?
नहीं नहीं, ये तो एक तरह से समझिए कि जुमला टाइप की बातें लग रही हैं। हर घर में कहाँ से संभव होता है। आज जो बजट हमारा है 3.5 लाख करोड़ का है, और अगर हर घर में वो देंगे तो लगभग 3,500 करोड़ का बजट लाना पड़ेगा, तब जाके होगा। ये सब जुमलेबाजी है। और लगभग यहाँ पे पूरे बिहार में 15 करोड़ की आबादी है। यानी 15 करोड़ का मतलब है कि एक घर में 5 लोग भी हैं तो 5 या 15 3 करोड़। यहाँ तो अभी सरकार जो एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, लगभग 14 से 15 लाख लोगों को उन्होंने दिया, और 3 करोड़ को देना, आप उतना बजट कहाँ से लाएंगे? ये शुद्ध रूप से सफ़ेद हाथी वाली बात है। ये संभव हो ही नहीं सकता है। और एक लोक लुभावने जो होते हैं, लोगों को सब जुबान दिखाना, लोगों को स्वप्न दिखाना, मुंगेरी लाल के हसीन सपने वाली बात है। अब कुछ ही दिन शेष रह गए हैं मतदान के लिए, तो आप पटना साहिब के जितने भी मतदाता हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं सत्य के माध्यम से? देखिए, सबसे बड़ा एक संदेश आग्रह करना चाहूँगा कि आप किसी भी एज में हो, किसी भी परिस्थिति में हो, वोट जरूर करें, मतदान का प्रयोग जरूर करें, क्योंकि ये 5 साल में आता है। आप हमेशा 5 साल के बीच में बोलते हैं ये समस्या, ये कमियां रह गई हैं, लेकिन आपका सबसे बड़ा जो औजार है, सबसे बड़ी जो ताकत है, वो मतदान है। ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी खूबसूरती है, और ये पूरे विश्व को एक संदेश देता है, जननी है। तो उस जननी को हमारा अधिकार, सम्मान, सब कुछ है कि हम मतदान का प्रयोग जरूर करें, तभी लोकतंत्र जीवित है।